नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाना की खास मुलाकात और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ इस वक्त इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के कांग्रेस उम्मीदवार युवा नेता दीपक महेश जोशी, जिन्हें हम सब पिंटू जोशी के नाम से जानते हैं, इस वक्त मौजूद हैं। युवक कांग्रेस के लीडर हैं। उनके पिता महेश जोशी मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश के कद्दावर कांग्रेस नेता रहे। संजय गांधी युग में महेश जोशी की तूती बोलती थी और एक वक्त मध्य प्रदेश में वो भी था जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे। तब महेश जोशी, जिन्हें ज़्यादातर लोग काका साहब के नाम से जानते थे, शेडो मुख्यमंत्री कहते थे। दीपक जोशी ये पहला चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से। हालांकि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 उनकी पारिवारिक सीट है, जहां से बहुत लंबे समय तक महेश जोशी और बाद में इनके बड़े भाई अश्विन जोशी विधायक रहे हैं। लेकिन दीपक जोशी पहली बार राजनीति के क्षेत्र में चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ उनके कार्यक्रमों की बात, उनकी विचारधारा की बात। पिंटू भाई, सबसे पहले आपका स्वागत। लेकिन मैं आपसे राजनीतिक सवाल करने के पहले एक बहुत ही निजी सवाल करना चाहता हूँ कि महेश जोशी एक बहुत बड़ा नाम, मध्य प्रदेश की राजनीति में, इंदौर की राजनीति में एक बड़ा कद्दावर, विराट व्यक्तित्व, एक बड़ी शख्सियत। पिता हैं आपके, पुत्र होने की अपनी बातें हैं, लेकिन एक उनके बिना चुनाव लड़ना कितना भावुक था और किस तरह का अनुभव आप कर रहे हैं? हर पुत्र के सिर पे पिता की साया होना चाहिए, और जब पिता का निधन होता है तो उस समय सच में बच्चा अनाथ होता है, और मैंने ये महसूस किया। लेकिन उनकी शिक्षा, उनका विराट व्यक्तित्व और उनकी जीवन, उसको मैंने काफ़ी कुछ नज़दीक से देखा, दूर खड़े होकर देखा, ये कह सकता हूँ, नज़दीक से दूर खड़े देखा। कभी उन्होंने ये नहीं करा कि मुझे राजनीति के गुर सिखाए, उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाया। सवाल ही नहीं उठता है। वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं राजनीति में आऊँ। छोटा था तो बोलते थे कि कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में दिखेगा या किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में दिखेगा तो मारते मारते घर ले जाऊँगा तुम्हें, और इस लाइन में हम नहीं जाना चाहते। ज़रूरी नहीं कि हर राजनीतिक व्यक्ति का परिवार और आने वाली पुश्तें राजनीति करे, अन्य काम भी कर सकती है। लेकिन जब उन्हें लगा कि मेरा मन ही इसी में है तो बोला, जब करना है तो अपने दम पे कर, कब तक तेरा साथ दे पाऊँगा। और हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा खुद बनाने का अधिकार है। उस एक पूरा जीवन यात्रा होती है, पूरा एक प्रोसीजर रहता है जो राजनीति में धीरे धीरे आदमी सीखता है। तो 1999 में NSY में मैं छात्र राजनीति में आया और यूनिवर्सिटी का कन्वीनर बना। आगे बढ़ते गया तो गलतियां होती रही, गिरते रहे, सीखते रहे, बढ़ते रहे आगे। तो मेरे पिताजी का जब अंतिम समय था तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इस बात का गम है कि मैंने तुझे राजनीति में कभी मदद नहीं करी, सहयोग नहीं करा। मैंने बोला, आपने मुझे जीवन दिया, नाम दिया, पैदा करा, ये मेरा सौभाग्य है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। और आपने मेरी सबसे बड़ी मदद ये करी कि आपने मेरी कोई मदद नहीं करी। मैं तैयार हो गया हूँ। महसूस हो रही है, मैं तैयार हो गया हूँ, बिल्कुल। आज महेश जोशी बहुत बड़े रणनीतिकार थे। मध्य प्रदेश संगठन की आप कह सकते हैं कि प्राणवायु थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस संगठन को गढ़ा है, बनाया है। दिग्विजय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो आज होते तो चुनावी रणनीति क्या बनाते? कुछ ऐसा टिप्स वो आपको दे गए हों और आपने दूर से खड़े होकर देखा हो कि चुनाव किस तरह से जीते जाते हैं, क्यों नहीं उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव जितवाए? देखिए, संगठन में उनकी गजब की पकड़ थी। उनका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा था। वो सामाजिक ताने बाने को मैनेज करना जानते थे, आम जनमानस तक कांग्रेस पार्टी के विचार ले आना जानते थे। कार्यकर्ताओं में जोश कैसे भरा जाए, कार्यकर्ताओं से कैसे काम लिया जाए, वो कार्यकर्ता को कैसे 12 महीने उनका सम्मान रखा जाए, ये सब गुण तो मैंने बचपन से ही समझ लिए थे कि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारे कार्यकर्ता एवं परिजन है। और उन लोगों को कैसे हमको उनकी क्षमता अनुसार काम लेना है, हीरा पहचानने की क्षमता आप में होनी चाहिए। कौन अच्छा वर्कर है, आपको उनको उसके अनुरूप काम देना आना चाहिए, काम का फॉलोअप होना चाहिए। तो पिताजी ने काफी वर्कर का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। वर्कर का सम्मान तो हो गया ही। मेरे पिताजी बोलते थे कि अपने मामा का बेटा, बुआ का बेटा साल में 2 बार मिलता है, वो वर्कर मिलता है रोज़। तो पहला रिश्तेदार अपना अपना कार्यकर्ता हुआ।
वो भाव मेरा परिवार में आज भी है। और इसी कारण से बोले कुछ भी हो, लोगों के मन में आपके प्रति सद्भाव होना चाहिए। आपको मालूम भी नहीं कि आपको लोग देख रहे हैं। आपका जीवन यात्रा जो दर्शन है, आपकी जो रोज़ की दिनचर्या है, वो लोग बड़ी नज़दीक से देखते हैं। आपको जो हो वैसे बनो, आपको लोगों से साथ रहना ही पड़ेगा। लोग आपके प्रति तभी सद्भाव रखेंगे जब आप लोगों के प्रति सद्भाव रखोगे, उनके बीच में रहोगे। 100%। दीपक जी, आपको 3 नंबर के लोग क्यों जिताए? क्या इसलिए जिताएं, इसलिए चुने कि आप महेश जोशी के बेटे हो, या इसलिए चुने कि आप एक बहुत फ्रेश युवा चेहरे हो, या इसलिए चुने कि आप उन्हीं के बीच के हो, इमली बाजार के रहने वाले हो, उनके बीच में बहुत छोटे में कुछ लोगों ने तो आपको निक्कर और शर्ट में देखा होगा, कुछ लोगों ने आपको ढोल भी लगाई होगी, चपत भी लगाई होगी। तो क्या इसलिए कि घर का बच्चा है इसलिए जिताते हैं, या इसलिए कि इसमें एक संभावना है, इसमें एक भविष्य दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ के जो मतदाता है, जो क्षेत्र के रहवासी, मुझसे कनेक्ट करते हैं। उन्हें मैं ईजी लगता हूँ, सहज लगता हूँ। उन्हें मालूम है कि पिंटू को कोई काम बोलने से पहले हमें 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा। बचपन इमली बाज़ार की गलियों में बीता, इंदौर अस्पताल में पैदा हुआ। वो पूरा क्षेत्र आज भी मुझे मामा प्यार से बोलता है। पिंटू तो कोई नहीं बोलता, मामा प्यार से मुझे मामा बोलते हैं। ये मामा की कहानी क्या है? कुशलगढ़ के रहने वाले थे हम। एक बार वहाँ आदिवासी गांव से आया तो तीर कमान हाथ में थे सजाने के लिए, तो बोले देखो मामा आ गया। तो वहाँ प्यार से राजस्थान में और आदिवासी अंचलों में बड़े बुजुर्गों को मामा बोला जाता है आदिवासी क्षेत्रों में। तो मामा शब्द एक प्रेम और अपनेपन का प्रतीक होता है। शहर में आके उसके मायने बदल गए, लेकिन गांव में मामा मतलब अपना। क्षेत्र में बना रहा, लोगों के बीच लगा रहा, कार्यकर्ता के रूप में। पिताजी के चुनाव तो मैं लोकसभा ही देख पाया, उससे पहले तो बहुत छोटे थे, लेकिन अश्विन भाई साहब के हर चुनाव में मैंने काम करा। सबने देखा कि महेश जोशी जी का बेटा होने बावजूद भी इसने लंबा रास्ता चुना है। लंबा रास्ता चुनते चुनते मुझे ये फ़ायदा मिला कि मेरी खुद की एक विचारधारा बन गई, मेरा खुद का एक सिस्टम बन गया, मेरा खुद का व्यवहार बन गया और लोगों से रिश्ते बन गए। तो ये नहीं रहा कि लोग मुझे राजकुमार मानते हैं, लोग मुझे ये बोलते कि यार ये अपना लड़का है, अपना भाई है। तो ये मुझे सौभाग्य रहा। और 20 साल पर्याप्त रहता है विपक्ष में रहने में और आपको अपनी क्षमता बताने में। 20 साल हमने धूप में अपने आप को निखार लिया, लाठी खाई, डंडे खाए। चाहिए लोगों को, आपको आप क्यों जीतना चाहिए वहाँ से? बस इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है। सर्वाधिक टैक्स यहाँ के व्यापारियों द्वारा दिया जाता है। रहवासी 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ी पुराने हैं। उनकी अपेक्षा इस क्षेत्र से ज़्यादा है। जनप्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए कि 3 नंबर को हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना के देना पड़ेगा। 20 साल बाद हमारा पुराना इंदौर कैसा दिखेगा? यहाँ की मूलभूत सुविधाएं तब तक ख़त्म होगी कि नहीं होगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ट्रैफिक और सबसे बड़ी बात है व्यापार के लिए उचित वातावरण। ये सब देने के लिए आपको आज से ही इसकी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि पुराने इंदौर का अपना एक जलवा है, अपना एक विचारधारा है, अपना एक रौब है जो पुराने इंदौरियों में रहता है। उस इंदौरियत को बचाना पड़ेगा। ये जो नाइट कल्चर आ गया है जी, और इस नाइट कल्चर के नाम पे हम जो बेहूदगी, बदतमीजी देख रहे हैं सड़कों पर, जिस तरह से युवक युवतियां हुड़दंग मचा रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं, नाइट कल्चर इंदौर में रहा। आप जिस पुराने इंदौर की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो नाइट कल्चर और इस नाइट कल्चर में जमीन आसमान का। वो नाइट कल्चर में शराब नहीं हुआ करती थी। अब ये नाइट कल्चर तो शराब से शुरू होता है, नशे से शुरू होता है, ड्रग्स से शुरू होता है और हुड़दंग और धमाल और गुंडागिर्दी, मारपीट पे खत्म होता है। कुछ बदलाव लाएंगे अगर आप जीतते हैं और आपकी सरकार बनती है? देखिए, एक बात बताऊं, नई पीढ़ी बहुत समझदार है। 100 में से 90 बच्चे अपने भविष्य को लेकर केंद्रित है। 10 लोगों ने उनकी छवि खराब कर रखी हुई है। नाइट कल्चर के नाम पे वो उसका पूरा दुरुपयोग करते हैं। बॉम्बे, दिल्ली, हरियाणा में भी, गुड़गांव में भी रात रात भर क्लब पब चालू रहते हैं। यहाँ के लोगों को, हमारे मालवा के लोगों को इस तरह की संस्कृति की आदत नहीं है। हम लोग इसके लिए यूज टू नहीं है। हमारे यहाँ आज भी शादियों में कॉकटेल बहुत कम होती है, नहीं होती है। तो हमारे मालवा का एक अपना एक तासीर है और उससे लोग ढल नहीं पा रहे हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, और हम भी नहीं चाहते कि मालवा की तासीर को छोड़ा जाए। तो नाइट कल्चर जो है वो नए बच्चे, खासकर इंदौर से बाहर से आने वाले बच्चे, जिनके ऊपर कोई लगाम नहीं है माता पिता की, कोई शर्म नहीं है मोहल्ले की, आसपास के लोगों को शिष्टाचार नहीं है, अधिकांश वो बच्चे हैं जो इंदौर से आके बाहर से आए हुए हैं और इंदौर का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इंदौर के लोकल बच्चों को तो आज भी रात को अपने घर जाना है। तो उन लोगों में एक भेद है। 90% बच्चे, मैं आज भी बोलता हूँ
कि नाइट कल्चर 100% नाइट कल्चर के दुराभाव 100% खराब है, लेकिन इंदौर के बच्चे समझदार है, इसमें भी कोई शक नहीं है। नाइट कल्चर जारी रहना चाहिए। जारी नहीं, इंदौर के बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते उस नाइट कल्चर में। रात को पोहे खाना नाइट कल्चर है, रात को सराफा जाना भी नाइट कल्चर है। क्लबिंग पबिंग अलग चीज़ है। आज भी हम होटल पे रात को बैठते हैं इमली बाज़ार में, वो भी हमारा नाइट कल्चर है। नाइट कल्चर का शब्द में भेद करना पड़ेगा कि क्लबिंग में रात को कब क्लब पब हम जाएं और फिर वहाँ झगड़ा करें, वहाँ नशा करें, व्यसन करें, नए नए बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, तो ड्रग्स किसके संरक्षण में फैल रहा है? वर्तमान सरकार के। नशा रात को 2 बजे तक परोसा जा रहा है, तो किसके संरक्षण में पड़ रहा है? वहाँ के आबकारी अधिकारियों के। आपको इसके मूल पे जाना पड़ेगा कि जब तक एजेंसीज इसको नहीं सुधारेगी, बच्चे तो छोटे हैं, कच्चे घड़े हैं, वो इस में आ जाएंगे, इसके काम में आ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो नाइट कल्चर को रोकने के लिए सबसे पहले हमको इस एजेंसीज को टाइट करना पड़ेगा। तो इंदौर का जो कल्चर है, चूंकि वो आप पुराने इंदौर को बिलोंग करते हैं और वही जूनी इंदौरी जो है वही असली इंदौर है। कि जो इस तरफ जो इंदौर आया है पश्चिम की तरफ, या तो बाहर के लोगों का है, उसमें तो केरल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, लेकिन असली इंदौरी जो है मराठी परिवार और ये सब, जहाँ पूरण पुली बनती है, जहाँ दाल बाटी बनती है, वो आपका इंदौर है। तो क्या विधायक बनने के बाद या एक नेता के रूप में आप वो इंदौरियत जिसको मैं कहता हूँ, वो इंदौरियत को जिंदा रखने के लिए काम करेंगे? आप समझ गए। एक बात बताओ, हमारी विधानसभा में पुल पार भी बहुत सारे पुराने इंदौरी चले गए हैं। छोटा मकान था, 4 भाई रहते थे, कोई कंचन बाग चले गया, कोई अग्रवाल नगर चले गया, कोई छावनी चले गया। बेसिकली इंदौरियत को मानने वाले लोग कौन है? वो कहीं भी हो सकता है विजयनगर में बैठा भी आदमी पक्का इंदौरी हो। वो हमारे शहर की खूबसूरती है। हम उत्सव प्रेमी लोग हैं, हम दूसरों की सफलता में खुशियाँ मनाने वाले लोग हैं, हम दूसरों के दुख में साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। हम में एक अपनेपन के शिष्टाचार है, भाव है, दूसरे के माता पिता को काका काकी बोलते हैं। ये इंदौरियत है। इंदौरियत का बहुत बड़ा साइंस नहीं है। इंदौरियत वो है कि लोगों से अपनापन बनाया जाए, लोगों से लगा जाए कि यार हमारा चहेता है। क्या कारण है कि आज भी हमारे मित्र की कोई बेटी अगर फर्स्ट डिवीज़न लाती तो हम सबके लिए खुशी का मौका रहता है? क्या कारण है किसी का प्रमोशन होता है तो हम सबके लिए गर्व का विषय रहता है? क्या कारण है कि इंदौर में अगर कोई किसी दोस्त ने अच्छा शोरूम खोला है, व्यवसाय डाला है, तो हम सब उसको चिल्ला चिल्ला के बोलते कि देखो हमारे दोस्त ने ये करा। ये मध्य प्रदेश में इंदौर ही ऐसा लाजवाब शहर है जिसमें ये भाव है, दूसरों की सफलता पे खुश होना। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो इंदौर 3 में तोड़फोड़ हुई, राजवाड़ा क्षेत्र में, खजूरी बाजार में, और वहाँ के व्यापारी कुछ थोड़े से परेशान भी हैं, असमंजस में भी है कि उनको TDR नहीं मिला, उनको जो वादे किए थे मुआवजा नहीं मिला, बिना मुआवजा दिए उनकी दुकानें साफ कर दी गई। इसको लेकर आवाज़ उठाना पड़ेगी, तो उठाने के लिए जब स्मार्ट सिटी योजना आई थी तो ये तय था कि केंद्र सरकार से हमको पैसा मिलेगा, केंद्र सरकार द्वारा पैसा आएगा, उससे हमको यहाँ के विकास कार्य करने हैं। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम हो रहे हैं वो इतने धीरे हैं कि आदमी को जब सड़क बनती है तो 34 साल तक अस्थमा हो जाता है और वो मकान छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाता है। MG रोड, सदर बाजार, चंद्रभागा, जुनिंदो रोड इसका साक्षात उदाहरण है। स्मार्ट सिटी में आप जिनके घर तोड़ रहे हो उनसे कोई फीडबैक लिया आपने? उनसे कोई राय मशवरा लिया आपने? राजवाड़ा जैसे क्षेत्र में 1000 फीट के मकान को अगर स्मार्ट सिटी की योजना में जो आ रहा है, जो मकान टूटा भी है, सड़क भी बनी है, उसके बावजूद उसका नक्शा पास कराने में 1 नंबर में 10 लाख रुपए लग रहे हैं। मतलब स्मार्ट सिटी का तो नुकसान ही नुकसान क्षेत्र के रहवासियों को है। मैं जानता हूँ और चाहता भी हूँ कि हमेशा नए विजन उस क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन सुविधा के साथ होना चाहिए, लोगों को विश्वास में लेकर होना चाहिए। आपके घर में क्या खाना बनेगा आप तय करेंगे, पड़ोसी कैसे तय कर सकता है? जब तक आप इस क्षेत्र के लोगों से राय मशवरा नहीं करें, फीडबैक नहीं ले, प्लस माइनस को हम काउंट नहीं करें, कैसे हम स्मार्ट सिटी को लागू कर सकते हैं? स्मार्ट सिटी में तो खान नदी को हम साफ करने वाले थे, आज क्या नाव चलने लायक है? क्या आचमन करने लायक है? क्या कपड़े धोने लायक है? क्या नहाने लायक है? नहीं है। पुरानी धरोहरें जितनी भी है, आज भी पुरानी धरोहरों को मन माफिक तरीके से आर्किटेक्चर सुधारा जा रहा है, पुराने रूप में लाइए। नौकरशाही हावी रही, नौकरशाही अपनी चलाती रही, अपनी मर्जी चलती रही, जनप्रतिनिधि साइड ट्रैक कर दिए गए, जनप्रतिनिधियों की कोई आवाज़ नहीं थी, उनसे पूछा भी नहीं गया, उनकी आवाज़ भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और नौकरशाहों ने जो तय कर लिया वो शहर को भुगतना पड़ा। तुगलकी शासन रहा। सोचा कि कल रात को दिन है तो दिन है, ऐसा रहा। अधिकारियों ने इंदौर को अपनी चारागाह समझ के रखा हुआ है। बस्ता लेके आते हैं खाली, वो भरा बस्ता लेके जाते हैं। इंदौर शहर से उनको कोई लेना देना नहीं है, न उनको अपने बच्चे यहाँ पालने हैं, न उनको यहाँ बुढ़ापा अपना काटना है। यदि आप जीते तो नौकरशाही पे लगाम लगाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है। जब तक इंदौर के हम चुने, जनता के चुने जनप्रतिनिधि रहेंगे, जनता का आदेश सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे कि अधिकारी की बात सुनेंगे? वो महेश जोशी वाला युग आएगा जिसमें कलेक्टर पूछ के काम करता था। देखिए, एक शिष्टाचार मेरे मन में है कि कलेक्टर एक बहुत
काबिल लोग होते हैं, उस पद पे पाने वाले काफ़ी पढ़ाई करके और काफ़ी अनुभव लेकर आते हैं। हो सकता है कि 100 में से 90 बातें उनकी सही हो, तो 90 बातों को हम बैठ के बात करेंगे। आप सोचिए, फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। कोई मेरा व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है अधिकारी। अगर इंदौर के लिए पर वो जो दबदबा था महेश जोशी के कार्यकाल में जी, अधिकारी पे, नौकरशाही पे, कि मुख्यमंत्री कहाँ जाएगा ये महेश जोशी, कृपाशंकर शुक्ला तय करते थे, ये कलेक्टर तय नहीं करता था कि मुख्यमंत्री कहाँ जाएगा। इसके लिए ईमानदार होना जरूरी है, वो स्वच्छ होना जरूरी है, क्योंकि अधिकारी जानता है कौन नेता पैसा नहीं खाता है, अधिकारी जानता है किसके साथ पीछे जनता खड़ी, अधिकारी जानता है कि इसको अगर हमने बात नहीं मानी तो ये हमें कहीं ना कहीं परेशानी देगा। तो ईमानदार होना बहुत अनिवार्य है। ये इतना बड़ा गहना है कि हर अधिकारी आपसे शिष्टाचार निभाएगा, आपसे डरेगा, सहमेगा। ये 3 नंबर को लेकर विजन क्या है? आज भी चंद्रभागा में पानी भर जाता है, 2 इंच पानी गिर जाए तो घरों के लोटे बर्तन तैरने लगते हैं। नाला टेपिंग की इसी हालत है। नाला टेपिंग ऐसा हुआ है साहब कि जब नाला टेपिंग में इतने बड़े पाइप लगने थे, वहाँ इतने छोटे पाइप लगे हैं। हमारी पुरानी बसावट एक छोटी सकरी गलियाँ, उतार चढ़ाव है, घाटियाँ हैं। इंदौर में एक छोटी सी पहाड़ी आज भी है महल कचहरी के नाम पे, हमारे यहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं है। जब तक हम 70, 60 साल, 50 साल पुराने ड्रेनेज नालों को वापस दुरुस्त नहीं करेंगे, उसके बाद पानी की लाइन उसके ऊपर नहीं डालेंगे, उसके बाद सड़क बनाएंगे। क्या होता है, पहले सड़क बनती है, फिर पानी की लाइन बनती है, फिर ड्रेनेज डलती है, तो वापस सड़क खुद जाती है। सड़क बन नहीं पाती, वो उस पर धूल उड़ती रहती है। कल ही रात की घटना है, जबरन कॉलोनी मेन रोड पर एक ट्रक पलट गया, ऐसे कि ऐसा गिर गया गड्ढे में। 6 फीट का गड्ढा एक सड़क है, वो लगातार 400-500 मीटर तक वो जा रहा है गड्ढा, खोद के रुक गए। एक व्यवहारिकता ऐसी बात है कि बारिश के समय अगर हम कोई भी सड़क का काम खोलेंगे तो बारिश तक नहीं बन पाएगा। ये लोगों में व्यवहारिकता ही नहीं है। निगम की, अरे पूरे तंत्र में, शासन में, प्रशासन में, नगर निगम इंजीनियर में, अल्टीमेटली इंजीनियर तो अपने अपने नेताओं की सुनेगा और अपने अपने कमिश्नर की सुनेगा। चक्कर में पार्षद नेता कमीशन के चक्कर में पुराने इंदौर में आज भी जो हम लोगों ने काम करा था, उसके अलावा हम कुछ ज़्यादा कदम चल नहीं पाए। पानी की समस्या आज भी विकराल है, बस्तियाँ आज भी सूखी है। हमने बोरिंग कराई थी, उससे लोगों को पानी मिल रहा है। ड्रेनेज का पानी साफ पानी मिलता है, लोग पीने लायक नहीं बचता। महिलाओं में, हमारा शहर का क्षेत्र बहुत महंगा इलाका है, महंगाई बहुत बड़ा इशू है महिलाओं में, क्योंकि घर का बजट लोगों का बिगड़ गया है। सब मध्यम वर्गीय मानसिकता और स्टेटस के लोग रहते हैं, कुछ उसके नीचे के भी रहते हैं। एक ज़माने में जहाँ 10 से 15 हज़ार रुपये में घर का जीवन यापन होता था, आज 30 से 40 हज़ार रुपये लग रहे हैं। आदमी कहाँ से उतनी उसके अनुपात में उसकी कमाई नहीं बढ़ी है। महंगाई बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि क्षेत्र में लोग बाहर नहीं जा पाते, वही काम ढूंढते हैं जो वहाँ मिलता नहीं है काम नौजवानों का। आप तो युवा हैं, आप उसकी समस्या को समझते हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र में एक खूबसूरती है कि अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है तो उसको रोजगार अपने घर से 4 कदम की दूरी पर मिलेगा। हमारे अशिक्षित और कम शिक्षित वर्गों में रोजगार की कोई कमी नहीं है। हर मोहल्ले, हर बस्ती के साथ एक बड़ा बाजार जुड़ा हुआ है। आप छावनी पारसी मोहल्ला जाओ तो छावनी अनाज मंडी मिल गया आपको, आप राजवाड़ा जाओ तो आड़ा बाजार, राजवाड़ा, ये सब मिल गया। आप स्नेतागंज रहो तो आपको बाहर कोठारी मार्केट मिल गया, डॉलर मार्केट मिल गया, जैसे बड़े इलाके मिल गए। हमारे यहाँ हर एक बस्ती के साथ में एक बड़ा बाजार है जो रोज़गार देने में सक्षम है। लेकिन पढ़े लिखे युवाओं को हमारा रोज़गार नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे युवा बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। पढ़े लिखे युवा चाहते हैं माता पिता की सेवा करके नौकरी करना, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो आपका विजन मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और जी, आपने पहले पिताजी के साथ और बाद में अपने भाई के साथ 3 नंबर क्षेत्र में काम किया, भाई की विधायकी भी आपने देखी है जी। क्या विजन है आपको 3 नंबर के विकास का विजन? देखिए, विकास का ब्लूप्रिंट क्या है? हम सफाई में ही नंबर 1 क्यों रहे? आप बताइए, एक सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, बाकी में फेल हो जाओगे, क्या आप सफल माने जाओगे? हमें सबसे पहले बेसिक कम्युनिटीज़, मूलभूत सुविधाएं, पानी, सफाई, ड्रेनेज, मकान, दुकान, व्यवसाय में व्यापारियों को गुंडा रहित माहौल मिले, नगर निगम का भय रहित माहौल मिले, ऐसा वातावरण मिले कि आज वो 10 से 15 परिवार को एक व्यापारी प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है। वो 20 से 25 हो जाए, 50 हो जाए। हमको व्यापारी, इंदौर की ताकत ही हमारे कॉमर्स है, हमारे थोक बाजार है, इन सबको हमको संरक्षण देना पड़ेगा। इनके लिए मेरे पिताजी इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने रेडीमेड व्यापारियों का पहली बार फेयर कराया पूरे देश में। हमको इन लोगों को मंच प्रदान करना पड़ेगा, शांति पीडोसी जी के साथ मिलकर। हमको, हमारे ट्रैफिक के मामले में हमारा शहर आज भी बदतर है, आगे और बुरी हालत होगी, उससे हम कैसे निपटे,
उसको लेकर हमको आगे स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट लाना पड़ेगा। शिक्षा का स्तर हमारे क्षेत्र में वैसा नहीं है। कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में अपने नहीं जाता है। माता पिता 2 कमरे के प्राइवेट स्कूल भेज देंगे, लेकिन 6 एकड़ के सरकारी स्कूल में बच्चे को नहीं भेजते। क्या कारण है? उसको ऐसा बनाना है कि मैं मेरी बेटी का भी एडमिशन कराने में गर्व करूँ। वहाँ पे स्वास्थ्य की बात आती है, छोटे छोटे नर्सिंग होम है, उनको उसके बदले हमको मोहल्ला क्लिनिक को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे यहाँ खेल के मैदान दिन ब दिन सिकुड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर हमको छोटे बच्चों का बचपन बना रहे हैं, उसको लेकर हमको काम करना है। हमारा नेहरू स्टेडियम से बड़ा है, जिसकी खुद की उम्र पूरी हो चुकी है, हमको नया नेहरू स्टेडियम बनाना पड़ेगा। हमको उसके साथ में 500 से 1000 बच्चों का रहने का डॉर्मेट्री हॉस्टल बनाना पड़ेगा। हमारे पास बड़े हम खेल के आयोजन हम इंदौर में होस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हम बच्चों को कहाँ रुकवाएंगे। 3 नंबर, इंदौर के सभी प्रमुख बाजार, इंदौर के सभी सरकारी दफ्तर प्रमुख, इंदौर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, विश्वविद्यालय, दोनों कैंपस, हर बड़ा बाजार, कमिश्नर, कलेक्ट्रेट, नगर निगम, एसपी ऑफिस, सब 3 नंबर में आता है। तो इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। और जो हम सर्वाधिक टैक्स इंदौर विधानसभा 3 में दे रहे हैं, क्या मत दे रहे हैं। व्यापारी की बात करें, व्यापारी बहुत परेशान है। जो उसके जो नियम बनाए हैं उन्होंने वेट के और इन सब चीज़ों के, और जरा बात में पेनल्टी लगती है, सर्वर डाउन रहता है। व्यापारी का एक बंदा जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट के ही बैठा रहता है। जीएसटी ने, जिसको आपके नेता राहुल गांधी जी गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, उससे व्यापारी बहुत परेशान है कि अगर एक भी दिन चूक जाओ तो लग जाता है, सामने वाले ने नहीं भरी तो इसके ऊपर लग जाता है। उसका जो कॉम्प्लिकेशन है, अब चूंकि आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, व्यापारी वर्ग की बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी, आप इस व्यापारियों की समस्या से वाकिफ है और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं इस विषय पे? सुबह शाम लोगों से मिलता हूँ, व्यापारी बोलते हैं कि हमको बाबू बना दिया है, हम व्यापारी कम रह गए हैं। इतना कॉम्प्लिकेशन, इतना इम्प्लीकेशन इस विषय में है कि आदमी डरने लग गया है व्यापार करने में, अपना व्यापार को एक्सपांशन करने में, विस्तार करने में डर रहा है। क्या अभी ऐसी हालत है? बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? हम ये कहते हैं कि आपको जीएसटी लाना था, लाते, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसको तैयारी के साथ लाते। रोज रोज में सुधार और जोड़ घटाव नहीं होता। 90 से ज़्यादा करेक्शन हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। ये बात तो ये है कि आपने दूल्हे को घोड़े पे बिठा दिया, न दुल्हन ढूंढी, न बारात आई, न बैंड वाला आया, ये सब बाद में इकट्ठा करा आपने। सूट बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको जीएसटी बहुत अच्छा विचार था, उसको इम्प्लीमेंट करने में हम गच्चा खा गए, लोग को परेशान हो गए। आप वन टाइम करिए, आप महीने में एक बार उसको सबमिशन का मौका दीजिए, त्रैमासिक करिए। व्यापारी को ऐसा करिए कि व्यापारी खुलकर, खुले मन से, निर्भीक होकर व्यापार करें और ईमानदारी से महीने के आखिर में टैक्स चुकाएं। आपके टिकट होने के पहले से जी, और जब टिकट हुआ उसके बाद भी जी, कुछ परिवार में मतभेद की खबरें आ रही थी जी, अब क्या स्थिति है? पूरा इंदौर देख रहा है। हमारे परिवार का संस्कार है कि हम सब कोई भी चुनाव एकजुट होकर लड़े हैं, हमारे लोग भी एकजुट होकर लड़े हैं और जनता हमारे साथ रहती है, इस कारण में एकजुट रह पाते हैं। टिकट मांगना सबका अधिकार है, वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। टिकट मिलने बाद अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ तो बताइए। आपके साथ है, आशीर्वाद है, आदरणीय अरविंद बागड़ी जी का आशीर्वाद है, दोनों प्रत्याशी थे, दोनों टिकट मांग रहे थे, दोनों का आशीर्वाद है। कल मैं कार्यालय के उद्घाटन में दोनों लाजवाब बोले हैं। हम ये जान रहे हैं और हमें मान रहे हैं और जनता ये मान रही कि कांग्रेस सरकार आ रही है, सबको सरकार में कहीं ना कहीं अच्छा सम्मान मिल जाएगा। निश्चित बात है कि उसके लिए शर्त यह है कि कांग्रेस की सरकार आए। दिग्विजय सिंह जी ने आपके लिए बड़ा किला लड़ाया, वो आखिर तक आपके लिए जूझते रहे कि नहीं, पिंटू के अलावा और कोई स्वीकार नहीं होगा। जब मेरे पिताजी का अंतिम समय था तो लास्ट टाइम दिग्विजय सिंह जी ने मुझे बोला, पिंटू इस बार तुम्हें नहीं लड़ा रहे हैं, इस बार अश्विन चुनाव लड़ेंगे और तुम्हें काम करना है, तुम्हारा क्या कहना है? मैं ठीक है साहब। मुझे एक क्षण भी नहीं लगा ये बात मानने में। मेरे पिताजी ने ये बात बोली, मेरे पिताजी ने कहा कि जब बीमार थे कि कैसे करेंगे, दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि इसको राजनीतिक रूप से मैंने गोद ले लिया है, आप चिंता न करें महेश भाई, ये मेरे बेटा समान जीवन भर रहेगा और एक पिता के रूप में हमेशा मेरी भूमिका रहूँगा। जो मुझे इस चुनाव में दिखी, टिकट दिलाने से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद रहा। दिग्विजय सिंह जी तो मेरी हर कदम पे खबर रख रहे हैं कि कैसा चल रहा है, क्या है बेटा, कैसा मदद करनी है। टिप्स भी देते हैं आपको? अरे वो तो उस्ताद है, गुरु है। दिग्विजय सिंह जी राजनीति के छत्रप है और उनसे और अगर उनके उस्ताद आपके पिताजी थे, ये सौभाग्य रहा मेरा। वो दिग्विजय सिंह जी का बड़प्पन है वो मानते हैं, दिग्विजय सिंह जी का बड़प्पन है कि वो मानते हैं। उन दोनों की दोस्ती बहुत निराली थी, भाईचारा बड़ा, अंडरस्टैंडिंग बड़ी निराली थी।
अकेले घंटों बात तो ये दो बड़े उस्तादों से जो आपने सीखा है वो अब इस चुनाव में दिखेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मैं मानता हूँ कि जीवन भर में छात्र की भूमिका में हूँ, उनसे सीखा, आगे भी सीखते रहूँगा। और राजनीति तो हमेशा ऐसा समय है कि चलते रहती, बढ़ते रहता, आप में हमेशा सुधार की आवश्यकता रहती है, आप में हमेशा गुंजाइश रहती है। दिग्विजय सिंह जी आएंगे आपके प्रचार में? मेरे प्रचार में कमलनाथ जी कल आ गए, हमारा राजवाड़ा से उन्होंने श्री गणेश करवाया नामांकन का। दिग्विजय सिंह जी क्षेत्र के, देश के बड़े नेता, स्टार प्रचारक को बुलाऊंगा ज़रूर मैं। पर हमारी थीम वही है कि अपना प्रत्याशी है, हमारी थीम एक ही है कि हमारे क्षेत्र का साथी है, हमारे प्रत्याशी है कि हमारे क्षेत्र का भाई भतीजा है। यही थीम है, क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं उनकी। मुझे मालूम है कि बख्शी गली में क्या परेशानी है, मुझे मालूम है कि खजूरी विहार में क्या होना चाहिए, मुझे मालूम है कि गाड़ी अड्डा में क्या संघर्षों से जनता दो दो हाथ कर रही है, मुझे मालूम है कि जबरन कॉलोनी में कैसे नौकरी करके, कैसे व्यवसाय करके महिलाएं अपना घर पेट पाल रही है। तो वो तब जो हो सकता है जब आप उनके बीच में वर्षों से लगातार रहे हो। और उनका भी इसलिए मुझसे जुड़ाव है कि हमारी हर बात को अंदर से लड़का जानता है। बहुत धन्यवाद दीपक जोशी जी आपका। पिंटू भाई को आप सुन रहे थे, बहुत मासूमियत के साथ, बहुत अपनेपन के साथ और बहुत इंदौरियत के साथ उन्होंने बातचीत की। वो क्षेत्र को जानते हैं, पहचानते हैं, परखते हैं, और क्षेत्र के लोग भी उनको जानते पहचानते हैं। एक लंबा पुश्तैनी संबंध है, पहले उनके पिता और बाद में उनके भाई वहाँ से विधायक रहे हैं, और इस बार खुद दीपक जोशी वहाँ से उम्मीदवार हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक अपनेपन की बात हो रही है। और राजनीति में जब अपनेपन की बात होती है तो वो राजनीति नहीं होती, वो सुराजनीति हो जाती है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।